देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल की राजनीति का अलग तरह का मिजाज रखती है। एक आक्रामक तेवर वहाँ पर देखने को मिलते हैं और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस लीडर को दी है, जिस नेता को दी है, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर उनको कहें कि द रियल बंगाल टाइगर जो कहीं ना कहीं एक संघर्ष पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा हालातों में जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव है, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी किन मुश्किलातों में कमल खिलाने में जुटी हुई है, कितनी जद्दोजहद है। सबसे पहले कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैलाश जी, ये सफ़र जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी तब से लेकर अब तक का कितना संघर्षपूर्ण रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस समय हम लोग वहाँ काम करने गए थे और मुझे जवाबदारी मिली थी, तब हम चौथे नंबर पर थे। आज हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण वहाँ पर हम अब टीएमसी का विकल्प के रूप में खड़े हैं और हम निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में वहाँ सरकार बनाएंगे। और ये सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है, हर फील्ड में फैली हुई है। चाहे हम कोरोना की बात करें, चाहे हम तूफ़ान की बात करें, सब में सरकार पूरी तरह फैल है। और भ्रष्टाचार और हिंसक राजनीति के कारण लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है। कैलाश जी, लेकिन पश्चिम बंगाल की हम बात करें, इससे पहले जब कम्युनिस्ट की सरकार थी वहाँ पर तो बहुत ही आक्रामक तेवर कहा जा सकते हैं, खुलकर कहें तो हिंसात्मक राजनीति का कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर चित्रण देखने को मिलता था। जब आप वहाँ पहुँचे और एक गैर हिंदी भाषी राज्य में, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? नहीं, देखिए, पार्टी का नेतृत्व मोदी जी का, अमित शाह जी का एक ऐसा नेतृत्व है कि जिनका झंडा लेकर हम जब भारतीय जनता पार्टी का उनके नेतृत्व में जाते हैं तो एक अलग लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति है। सिर्फ आपको जनता के बीच में जाना है। ये बात सही है कि वहाँ बहुत भयंकर हिंसक राजनीति है। मेरे प्रभारी बनने के बाद लगभग 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अनेक कार्यकर्ता हमारे विकलांग हो चुके हैं। तो कम से कम 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे जेल के अंदर हैं, जिनके ऊपर एनडीपीएस के केस लगा दिए हैं। तो वहाँ पर राजनीति करना थोड़ा मुश्किल तो है, पर एक आइडियोलॉजी के प्रति वहाँ के कार्यकर्ता भी समर्पण है। और हमें लगता है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक ऐसी सरकार होना चाहिए जो राष्ट्र भक्तों की सरकार हो, क्योंकि ये सीमावर्ती प्रांत है। यहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ से आतंकवादियों के हथियार आ रहे हैं, यहाँ से नकली नोट आ रहे हैं, यहाँ से तस्करी हो रही है। तो कुल मिलाकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है वहाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक राष्ट्रवादी सरकार हो। और मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदारी मुझे दी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम मुझे दिया और एक चुनौती वाला, और हम उसमें काफ़ी अच्छा वहाँ पर कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। कैलाश जी, ममता बनर्जी का जो अंदाज है राजनीति का हम सभी जानते हैं। जब सीबीआई के ऑफिसर्स वहाँ पर अपनी कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं रुकावट देखते हैं, ऐसे समय में जब आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते होंगे तो वो कौन से अल्फाज रहते हैं, वो कौन से शब्द रहते हैं जो आप उनके अंदर चेतना का, उनमें ऊर्जा का प्रसार करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। फिर एक ज़बरदस्त नेतृत्व मोदी जी का, एक ज़बरदस्त नेतृत्व अमित शाह जी का, जो कि एक विश्वास दिलाता है कि हम इस मैदान में कूद पड़ेंगे तो ये पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी। ये विश्वास मोदी जी का और अमित शाह जी का वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। और अब नड्डा जी भी वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो एक जो तिकड़ी है हमारी ये नेताओं की, हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी, आपकी कई तस्वीरें हमने देखी है जिसमें आपको खुद कई बार जो है जेल में बंद कर दिया गया। कई बार आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कई बार हुड़दंगियों के बीच में भी फंस गए। उस समय तो कई बार आपका सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं रही थी। और उस वक्त किस तरह की आपकी जो फीलिंग्स रही थी, उस समय क्या आपके जहन में आ रहा था? देखिए, बंगाल में यदि आपको जाना है तो ये सोच के जाना है कि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। इस इच्छा शक्ति के साथ वहाँ जाना पड़ता है। तो वो हमारी इच्छा शक्ति है और इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगता वहाँ पर। मैं तो बिंदास वहाँ घूमता हूँ और काम करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। आपने भगवा झंडा भी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर बुलंद किया हुआ है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी जो आपने इश्यूज़ हैं उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाया भी है। इसका कितना विरोध आप देखते हैं? और दूसरा सवाल ये भी है कि जब बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ पर लाया गया और कहीं ना कहीं पूरी डेमोग्राफी को बदलने की वहाँ पर लंबे समय से कोशिश की जा रही है, ये कितना बड़ा आप इशू मानते हैं और ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? ज़बरदस्त खतरा है।
देखिए एनआरसी का सर्वाधिक विरोध वहाँ पर हुआ, इसीलिए हुआ कि वो सारे लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो लोग कहीं ना कहीं इस देश में रहने के हकदार नहीं हैं, वो लोग वहाँ पर हैं। और एनआरसी आने के बाद उनमें घबराहट हो गई, उन लोगों ने आंदोलन किए। ये एनआरसी के कारण ही वहाँ पर एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं। तो और ममता जी का वोट बैंक भी वही है, इसलिए उनको संरक्षण भी प्रदान करती है। आपने देखा होगा अभी मज़दूरों को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि तो कोरोना एक्सप्रेस है। आप अजमेर से अल्पसंख्यक लोगों को लाते हैं तो वो कोरोना एक्सप्रेस नहीं है। साउथ से अगर अल्पसंख्यक लोगों को लाते हो मज़दूरों को, तो वो कोरोना एक्सप्रेस नहीं है। यदि सामान्य वर्ग के लोग जाते तो कोरोना एक्सप्रेस है। इंदौर से आज हमने एक ट्रेन रवाना की। पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने ममता जी को पत्र लिखा, हम भी कोशिश करते रहे। आखिर शिवराज जी ने ट्रेन करी और यहाँ से आज 1500 लोगों को हमने बंगाल रवाना किया है। तो सरकार सिर्फ वोट बैंक की चिंता करती है। ममता जी को एक वोट बैंक की चिंता है सिर्फ, समग्र उनका चिंतन नहीं है। और इसीलिए वहाँ पर कई बार केंद्र से भी टकरात होती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती है। कभी जान की धमकी भी मिली है सर आपको इस दौरान? कई बार मिली और डायरेक्ट भी लोगों ने धमकी दी, पर मैं डरता नहीं उससे। हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल वही पूछना चाहेंगे सर आपसे। कैलाश जी, मेरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, इंदौर यहाँ की मध्य प्रदेश की नहीं हिंदुस्तान की जान कहलाता है। इस समय कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, जिससे आप रोज़ 24 घंटे में समझता हूँ जूझते हैं। अब इंदौर को कैसे एक बार उबार पाएंगे, क्योंकि वो हमारी मिनी जो औद्योगिक राजधानी भी है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात सही है कि इंदौर बहुत संकट में था, बाकी इसको कंट्रोल कर लिया है प्रशासन ने, राजनीतिक नेताओं ने और सब ने मिलकर। इंदौर की जनता ने जब उनको समझाया गया तो समझ गए और अब कंट्रोल्ड है। इसलिए खतरे के निशान से ऊपर है, हम इतना इतना कह सकते हैं कि अभी कोई तकलीफ़ नहीं है वहाँ पर हाँ, एक समय ऐसा आया था कि इंदौर की अस्मिता को बचाना एक चुनौती थी, पर हम सब लोगों ने मिलकर, विशेषकर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और अब हम उस संकट से निकल गए हैं। और अब दावे से कह रहा हूँ कि इंदौर अब आने वाले समय में कोरोना शून्य देखेंगे। अब आर्थिक मंदी के दौर में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि फिर से हम इस संकट के बाद उससे भी उबर पाएंगे? हाँ हाँ, देखिए, ये विश्व मंदी है। कोरोना का संकट को मैं इसको विश्व युद्ध मानता हूँ और इसमें पूरी दुनिया लगी हुई है। तो एक आर्थिक मंदी का दौर ज़रूर है, पर भारत में संभावनाएं बहुत हैं। चीन के प्रति लोगों में आक्रोश है सारी दुनिया के अंदर। चीन का विकल्प यदि दुनिया के अंदर कोई हो सकता है तो भारत हो सकता है। पिछले दिनों जिस तरीके से 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि हमारे एमएसएमई, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ है एमएसएमईज़ हमारे, उनको सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की, उनको सरल सुगम रूप से लोन मिल जाए और एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए जितनी भी हमारी पॉलिसी बनी है वो इसी प्रकार की बनी है कि हम चाइना को कम्पीट कर सकें। सर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है और आपने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। सिर्फ छोटे से 2 सवाल, क्योंकि इंदौर के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर पूछना चाहूँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ एमपी क्रिकेट क्लब को लेकर काफ़ी कुछ आपका रहा था, कंपटीशन रहा था। तुलसी सिलावट जी भी इंदौर की राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे, कांग्रेस की राजनीति करते थे। अब दोनों जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। आपका किस तरह से रुख है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, राजनीति में कहा जाता है कभी भी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होती। और जब से गठबंधन की राजनीति चालू हुई, जब तो राजनीति के अंदर दुश्मनी समाप्त हो गई। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तो चलता रहता है वक्त के साथ साथ। आज जो हमारा दोस्त है कल हमारे सामने खड़ा हो सकता है, जो हमारे सामने खड़ा है वो कल हमारा दोस्त हो सकता है। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हमारे साथ है तो हमारे साथ है, हम ईमानदारी से एक दूसरे का साथ निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे। कांग्रेस का ये मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं, नेता हैं, उन्हें पचा नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी में ही कहीं उथल पुथल का ये सबब बन सकता है। देखिए, ये तो ऐसा है कि बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटता नहीं है और इसलिए लोग सोचने वाले इस प्रकार सोचते रहते हैं। पर उससे क्या होता है, हम इतना बड़ा देश चला रहे हैं। आज देश के अंदर गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस का ग्रुप हमारे साथ आया है तो हमारा डाइजेशन पावर है और उनका भी डाइजेशन पावर है। हम एक दूसरे को साथ में रह के प्रदेश के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए काम करेंगे और इसलिए हमें कुछ नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्नों का कोई जवाब भी दिया जाए। ये वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वो लोग जो
शायद हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, पर हम प्रदेश के बारे में अच्छा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया का राजनीतिक कैरियर में पवित्रता है, उनमें कहीं भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। तो ऐसे पवित्रता वाले लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो बहुत आराम से उनके साथ काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कैलाश जी, काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें अपनी राजनीति खतरे में दिखाई दे रही है। आपने दीपक जोशी जी से भी मुलाकात की। कहीं ना कहीं जिन सीटों पे जो सिंधिया समर्थक आए हैं जो चुनाव लड़ेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के पहले से जो नेता थे उन्हें लग रहा है कि अब वो उनकी सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, राजनीति में ये तो सब चलता रहता है, सबकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, पर फिर भी एक आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित है लोग तो काम करेंगे। दीपक जी के बारे में पता नहीं क्यों इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ हुई है। आप जानते हैं कि दीपक जी के पिताजी माननीय कैलाश जोशी, जिनको राजनीतिक संत कहा जाता है, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हुई है मध्य प्रदेश में, उनके बेटे के बारे में शंका करना मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो पार्टी में है, पार्टी में थे और पार्टी में ही रहेंगे भविष्य में भी। उनके नेतृत्व में वहाँ पर पार्टी हमेशा मजबूत रहेगी। आपके चाहने वाले अक्सर ये हमसे पूछते हैं कि कैलाश जी से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर कब सक्रिय होंगे? अभी तक तो मेरे पास 21 मई तक का एजेंडा है मेरा, उसके बाद फिर प्रश्न पूछना मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में बिटवीन द लाइंस काफ़ी कुछ बातें होती है और बड़ी बात यहाँ पर कैलाश जी ने कही है कि 21 मई के बाद एक बड़ा जवाब वो इंडिया फर्स्ट को ज़रूर देंगे। ये सवाल हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। तो कहीं ना कहीं बंगाल में काफ़ी ज़ोर शोर से कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, और उन्होंने बताया कि वो राष्ट्रवादी मुद्दों पर लगातार मुखर होते रहेंगे और 21 मई के बाद वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कैमरामैन सुजीत लांजेवार और मेरे सहयोगी प्रवाल सक्सेना के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।